अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री हमने की नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है द डॉन ऑफ मॉडर्न कल्चर इन यूरोप एंड इंडिया। मीन्स कैसे हमारे यहाँ पर यूरोप में कैसे मॉडर्न कल्चर आना स्टार्ट हुआ, कब हुआ। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। द अर्ली मॉडर्न एज, तो कब से कब तक रहा ये अर्ली मॉडर्न एज? 1300 से 1800 CE तक। ठीक है, देखो इसमें देखो, नाउ अ डेज एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इज वाइडर नाउ दैन इट वाज बिफोर। तो अब क्या है कि भले आज की डेट में आप लोग देखते हैं कि लॉ के सामने हर कोई बराबर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर ऑल इक्वल, बट द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर मीन्स गरीबी और अमीरी का जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग थोड़ा से पॉइंट्स कुछ करेंगे। इन अर्ली टाइम्स रिलीजन प्लेड अ बिगर रोल इन पीपल्स लाइफ, दे वर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स। टुडे पीपल हैव मोर फेथ इन साइंस एंड रीजन। तो पहले क्या होता था कि लोग अपने रिलीजन पे ज़्यादा विश्वास करते थे, है ना, जो रिलीजन है उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जाता था। उस समय वही चीज़ सबसे ज़्यादा हर जगह पाई जाती थी, है ना। जैसा रिलीजियस में जैसा बिलीव करना है, क्या करना है, उसमें क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ को मानना है, ये सारी चीज़ें अर्लियर टाइम्स में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरह हम रिलीजन पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। बट आज की डेट में लोगों का विश्वास ज़्यादा साइंस पे है और रीज़न पे, मतलब हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है ना। तो इस टाइप का आज की डेट में सभी लोग जानने लगे। ठीक, अब देखो इसके अलावा आपकी बुक में एक चीज़ दिया हुआ है, लोकेट द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द मैप ऑफ यूरोप इन योर एटलस और ऑन द वर्ल्ड मैप इन योर क्लास। तो हमको ये लोकेट करना है द कंट्री दैट रूल्ड इंडिया बिफोर 1947। तो देखो इससे आप लोगों का जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो 1947 इंडिया के पहले, मतलब द कंट्री दैट रूल्ड इंडिया बिफोर 1947 के पहले इंडिया के ऊपर कौन रूल कर रहा था, कौन सी कंट्री रूल कर रही थी? द कंट्री हुज कैपिटल इज पेरिस। कौन सी कंट्री का कैपिटल पेरिस है? A country with an ancient civilization where famous philosophers such as Socrates and Plato lived। तो देखो ये वाला हम लोग फर्स्ट चैप्टर में करे थे, द स्टोरी ऑफ मैप मेकिंग में, है ना। फर्स्ट चैप्टर कार्टोग्राफी में अंदर में एक टॉपिक दिया हुआ है द स्टोरी ऑफ मैप मेकिंग। तो उसमें ये दिया हुआ है अ कंट्री विथ एन एंशियंट सिविलाइजेशन वेयर फेमस फिलोसोफर्स सच एज सोक्रेट्स एंड प्लेटो लिव्ड। तो कौन सी कंट्री में रहते थे ये? A country that is surrounded on 3 sides by the Mediterranean Sea। ऐसी कंट्री का नाम बताओ जो कि तीनों साइड से मेडिटेरियन सी से घिरी हुई है। A developed country in Central Europe whose capital is Berlin। तो एक डेवलप्ड कंट्री का नाम बताओ जो कि सेंट्रल यूरोप में बसा हुआ है, जिसका कैपिटल बर्लिन है। A huge country in Eastern Europe whose capital is Moscow। बहुत बड़ी कंट्री जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, जिसका कैपिटल मॉस्को है। इफ वी ट्रेवल बाय लैंड फ्रॉम इंडिया टू पेरिस, विच आर द कंट्रीज वी विल क्रॉस। तो ये सारी जो चीज़ें दी हुई हैं ये थोड़ा बहुत इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसीलिए इन सारी कंट्रीज का नाम जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जानिए। मैं इसके आंसर्स बताऊंगी, बट एक बार आप लोग भी ट्राई करिए कि क्या हो सकती है कौन सी। अगर आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तो जल्दी आप लोग याद रख पाएंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्रेस हाउ एंड व्हेन द सोसाइटी ऑफ द मिडिल एजेस मूव्ड इनटू द मॉडर्न एरा। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? मिडिल एजेस से हम लोग मॉडर्न एरा पे कैसे आए, क्या क्या चीज़ें हुई जो कि हम मिडिल एजेस से हम लोग मॉडर्न एरा की तरफ शिफ्ट हुए। The age when this process began is called the early modern era। जब ये सारी चीज़ों की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, है ना, तो उस एज को हम लोग मॉडर्न, अर्ली मॉडर्न एरा भी बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन एशिया एंड यूरोप began from the 14th century and continued till
1750 CE। तो ये जो प्रोसेस था अर्ली मॉडर्न एरा का, ये कब से स्टार्ट हुआ था? 14th सेंचुरी से, और आज भी वो चल ही रहा है। मतलब कब तक चला था? 1750 तक। वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन दीज 450 ईयर्स। तो 450 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए। सबसे पहला चेंज क्या होता है? पीपल माइग्रेट फ्रॉम लो मिडिल क्लास टू हायर। सिटीज, टाउन्स, विलेजेस। पहले क्या होता था? लोग विलेजेस में रहते थे, तो पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेजेस टू द टाउन और द सिटीज। सबसे पहला चेंज यही हुआ था, ठीक है। दिस प्री मॉडर्न एज लेड द ग्राउंड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये जो प्री मॉडर्न एरा था, जो प्री मॉडर्न एज था, इसके बाद में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसके बाद ही आया है। These important processes occurred between the 14th and 18th century. They are called the Renaissance. देखो ये जो है इन मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो 14th से 18th सेंचुरी के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, उनमें ये तीन मेन है: द रेनाइसेंस, द रिफॉर्मेशन, द एनलाइटनमेंट। These all took in European countries and similar development took place in ancient countries also. So क्या था? ये सारे changes यूरोपियन कंट्री में तो हुए ही थे, लेकिन उसके साथ साथ एशियन कंट्रीज में भी हुए हैं। In India, we had the Bhakti and Sufi movements and new awakening in art that happened during this time. So इंडिया में क्या हुआ था? उस समय भक्ति और सूफी मूवमेंट्स भी हुए थे, ठीक है। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के बाद में नया क्या हुआ था? द न्यू अवेकनिंग इन आर्ट दैट हैपन्स ड्यूरिंग दिस टाइम। क्लियर? तो ये सारे मूवमेंट्स उस समय हुए थे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? देखो इसके बाद में एक कॉमन सा पॉइंट दिया हुआ है आपकी बुक में। सीई का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन एरा। कॉमन एरा मीन्स while each community or region has its own way of calculating time, today all countries the world over have adopted a common method of keeping time and dates. This is called the common era in short. तो अब क्या है? देखो क्या है, हर एक कम्युनिटी, हर एक रीजन अपना अपना टाइम खुद से कैलकुलेट करता है अपने टाइम के हिसाब से। जैसे कि आप लोग कम्युनिटी का पूछेंगे तो कैसे होगा? जैसे कई लोग बोलते हैं पूर्णिमा से अमावस्या तक चलता है टाइम ना, तो ये सब अलग अलग कम्युनिटी अपना अपना मानती हैं। तो और अलग अलग रीजन के लोग अपना अलग अलग टाइम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी मतलब आज की डेट में पूरे वर्ल्ड ने एक ही टाइम अडॉप्ट किया हुआ है, एक ही टाइम कॉमन मेथड यूज करते हैं सभी का मतलब टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो टाइम और डेट्स को हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने कॉमन एरा ऐसा वर्ड हमने यूज किया। वी आर लिविंग इन दिस 21st सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा। हम लोग कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं? 21st सेंचुरी में ऑफ द कॉमन एरा। मीन्स अब पूरे वर्ल्ड वाले लोग एक कॉमन मेथड यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम कॉमन एरा बोलते हैं। द टाइम बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा इज कॉल्ड बिफोर द कॉमन एरा। तो जब स्टार्ट हुआ था मतलब कॉमन एरा के स्टार्ट होने के पहले का टाइम, उसको हम लोग बिफोर द कॉमन एरा बोलते हैं। मतलब पहले का टाइम है वो, इसीलिए कॉमन एरा के पहले का टाइम, तो उसको हम लोग BCE लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब CE का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। टॉपिक है हमारा द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ चेंज। कैसे कैसे कब कब किस किस जगहों में चेंजेस आए थे, वो सब हम सेक्शंस पढ़ेंगे। अब कौन कौन से सेक्शंस में चेंजेस है। लेट्स फाइंड आउट हाउ द मॉडर्न एरा बिगिन। मॉडर्न एरा कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब से कब तक था? 1300 से 750 CE तक। सबसे पहला चेंज हुआ था ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन मीन्स, ट्रेड मीन्स क्या होता है कि चीज़ों की खरीदी बिक्री है ना, परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वी कॉल इट एज ट्रेड। अर्बनाइजेशन क्या होता है? जो कि गाँव की जो जगह है उनको शहरीकरण करना, ठीक है, उनको मीन्स शहर के तरफ लेके जाना
है ना, तो क्या डेवलपमेंट एक तरीके से बोला जाए, ठीक है। तो ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन जो है ये सबसे बेसिक चीज़ यही हुई थी। ट्रेड एक्सपैंडेड रैपिडली बिटवीन यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया। कॉमर्स एक्सपैंडेड विद इन कंट्रीज एज वेल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स बीइंग ट्रेडेड। सो अब क्या हुआ था, यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो उस टाइम पर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया यहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रहा था, है ना। मतलब ट्रेडिंग मेथड जो है वो बहुत जल्दी यहाँ पर फैल गया था और कॉमर्स भी हो गया था। कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों एक साथ होती हैं, मीन्स सारी चीज़ों के हिसाब वगैरह भी रखना, ये सारी भी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। सो द ग्रोथ ऑफ ट्रेड ऑल्सो सॉ द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ इन 3 कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो चीज़ें थी जो तीनों जगहों पर हो रही थी, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स का जो डेवलपमेंट हो रहा था यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में, इसके कारण ये तीनों कॉन्टिनेंट्स में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। फिर न्यू सिटीज़ वर बॉर्न एंड ओल्डर सिटीज़ एक्सपैंडेड इन कम्स अंडर अर्बनाइजेशन। तो नए सिटीज़ बनना स्टार्ट हुए और जो पुरानी सिटीज़ थी वो धीरे धीरे अर्बनाइज्ड होने लगी। क्लियर है। तो जब अर्बनाइजेशन हो जाएगा तो फिर क्या होंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, लोगों की वेल्थ पावर बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, है ना, ठीक है। पीपल ट्रेवल्ड मोर बिटवीन सिटीज लीडिंग टू एन एक्सचेंज एंड स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो क्या होता है कि लोग जब एक दूसरे जगह पर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरी जगह पर जाना स्टार्ट करते हैं, तो उनके रहने, सीखने, हर जगह पे कोई ना कोई इंसान जाता है तो हर कुछ सीखता है वहाँ से। तो जब लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल करना स्टार्ट किए थे सिटीज़ में, तो उसके कारण क्या हुआ था, लोगों को एक दूसरे से बात करने से नए आइडियाज़ मिलते थे, तो नए इन्वेंशंस हो पाते थे, नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च हो पाती थी, है ना। अब आप लोग जैसे देखिए एक जगह बैठ के पढ़ते रहेंगे तो इससे नहीं होगा ना, आप लोगों का माइंड भी थोड़ा सा खुलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, बोलते हैं ना पेरेंट्स कि थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा लोगों के साथ उठो बैठो, ताकि तुम सीखोगे, है ना। तो ऐसा ही अर्बनाइजेशन जब हुआ था तो ये चीज़ मेन हुई थी उस समय कि लोग बाहर जाके नए नए आइडियाज़, न्यू इन्वेंशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह सीखना, बनाना स्टार्ट करे थे, ठीक है। देयर वॉज वन स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड यूरोप। दोनों में एक ही डिफरेंस था, मेनी ऑफ द सिटीज इन यूरोप वर नॉट रूल्ड बाय किंग्स। क्या डिफरेंस था कि यूरोप की बहुत सारी सिटीज में किंग्स की रूल नहीं चलते थे, मतलब राजाओं का शासन नहीं चलता था। दे वर इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस एंड वर गवर्न्ड बाय whom? ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड बाय मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस। सो क्या होता था कि वहाँ पर जो भी, मतलब कुछ सिटीज़ में वहाँ पे राजाओं का शासन नहीं था, तो जो सिटीज़ में राजाओं का शासन नहीं था वहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्न कर रही थी, ठीक है। मीन्स कोई, जैसे हमारे यहाँ पे तो हर जगह पे अभी गवर्नमेंट का है, तो लेकिन जो एरिया है, एक एक एरिया, उसमें एक एक पार्षद होता है ना। तो उसी टाइप का उस टाइम पे हर जगह पे किंग ना होके कुछ जगहों पर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई मर्चेंट या फिर आर्टिसन, दोनों में से कोई भी एक रूल करता था। अब जब ये चीज़ें होने लगी थी, इसके तुरंत बाद कौन सी चीज़ आएगी, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे राज कर रहा है, मतलब डेमोक्रेसी आना स्टार्ट हो रही थी। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन आइडियाज बिगैन टू टेक रूट इन दीज सिटीज, ठीक है। तो इसी के कारण क्या है, न्यू आइडियाज आने स्टार्ट किए, वो भी किसके, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन होना चाहती थी अब वहाँ के लोग, ठीक है। तो कौन सी सिटीज़ के, जिनेवा एंड फ्लोरेंस इन इटली, फ्लैंडर्स इन हॉलैंड। तो ये दोनों जगहों पर धीरे धीरे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन आइडियाज़ आना स्टार्ट हो गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट इज big cities like Surat, Agra and Vijayanagara developed in India at this time, but they were still under the rules of king and the control of feudatory lords. तो अब क्या था, सूरत, आगरा, विजयनगरा, ये सब की सब इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुआ उस समय, बट वो लोग तब भी उस समय किसके अंडर थे, किंग्स के अंडर ही
हुआ करते थे या फिर ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट चेंजेस किस में आए थे? सेंट्रलाइज स्टेट्स में चेंजेस आए थे। पहला किस में था? ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन में। सेकेंड इज दी सेंट्रलाइज स्टेट्स। पावरफुल किंगडम्स उस समय कौन कौन से थे? इंडिया में विजयनगर एम्पायर और मुगल डिनेस्टी, ये दोनों बहुत ही पावरफुल किंगडम हुआ करते थे उस समय। ईरान में सफ़ेद एम्पायर और टर्की में ओटोमन एम्पायर, ये सब अलग अलग पावरफुल किंगडम्स के नाम हैं। Many strong kingdoms were established in France, Spain and England as well. ऐसे ही स्ट्रॉन्ग किंगडम्स फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड, ये तीनों जगहों पर भी थे। ठीक है। सो अब किंग्स जो थे वो यहाँ पर क्या क्या काम करते थे वो देखेंगे। पहले सबसे पहले द किंग्स वर ऑल वेरी एम्बिशियस, सो दे केप्ट अ टाइट कंट्रोल ऑन देयर पावर ओवर देयर किंगडम। तो वो लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हुआ करते थे, जिसके कारण वो लोग अपने किंगडम पे बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल करके रखते थे, है ना, मीन्स एकदम सख्ती बरा। ठीक है। तो अब क्या होता था? दे हैव द टाइट कंट्रोल ऑन देयर पावर ओवर दी किंगडम्स। तो किंगडम्स के ऊपर बहुत टाइट कंट्रोल करके रखते थे वो लोग। नेक्स्ट क्या था? पावर, वेल्थ एंड अथॉरिटी बिगिन टू गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन देयर हैंड्स। तो अब क्या है? हर एक चीज़ सारी की सारी राजाओं के हाथ पे ही होती थी। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में फैसला करना है वो सारी चीज़ें राजा ही करेंगे। सो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर वॉज सेंट्रलाइज्ड इन द किंग्स, सो दे आर सेंट्रलाइज्ड किंगडम। तो सारी की सारी चीज़ें जब कंप्लीटली किंग्स के ही अंडर थी तो वो कहलाता है सेंट्रलाइज्ड किंगडम्स। ठीक है। अब क्या हो गया है? अब सारी की सारी चीज़ें वापस आ गई हैं। बिफोर इट ज़मींदार्स, बिग लैंडलॉर्ड्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स यूज्ड टू रूल। तो अब सेंट्रलाइज्ड किंगडम हो गया। उसके पहले क्या हुआ करता था? जो बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे उन लोगों के हाथ में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। पूरे लैंड्स, स्टेट्स, जो भी गवर्न सब्जेक्ट्स होते थे वो सारी चीज़ें ये फ्यूडल लॉर्ड्स और बिग लैंडलॉर्ड्स करा करते थे। क्लियर? तो ये हमारा है सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट चेंज हुआ था द एमर्जेंस ऑफ एन अर्बन मिडिल क्लास। तो इसमें क्या है? इनके में क्या रीजंस हुए थे? द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड द सेंट्रलाइज्ड ऑफ ऑल अथॉरिटीज अंडर द किंग। ये तीनों चेंजेस हुए थे। इनमें जो मेंबर्स थे, मेंबर्स कौन कौन है? मर्चेंट, रिच आर्टिशंस, अकाउंटेंट्स, क्लर्क, लॉयर, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, पोएट्स, राइटर्स, ये सारे के सारे मिडिल क्लास जो बताया है अर्बन मिडिल क्लास, ये सब के सब न्यू मिडिल क्लास फैमिली को फॉलो करते थे। मतलब इनके मेंबर्स यही हुआ करते थे। ठीक है। तो जब अर्बनाइजेशन आया तो उसके बाद में मिडिल क्लास वर्क कौन कौन से होने लगे? बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्शन, जुडिशियल वर्क, लीगल वर्क, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स बिटवीन किंगडम्स। तो ये सारे के सारे अर्बनाइजेशन आने से ये सारे के सारे काम स्टार्ट हो गए, ये सारे के सारे वर्क स्टार्ट हो गए। ठीक है। एजुकेशन प्लेड अ बिग रोल इन शेपिंग दिस। तो सबसे मेन क्या होता है? एडुकेशन। अगर एडुकेशन अच्छा नहीं मिलता है तो आप कुछ भी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि एडुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब एडुकेशन मीन्स इन यूरोप स्टडिंग ग्रीक एंड लैटिन क्लासिक्स। तो एडुकेशन का अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है। तो यूरोप में क्या था? ग्रीक एंड लैटिन क्लासिक्स, इनके बारे में एडुकेशन दिया जाता था। लेकिन इंडिया में पर्शियन एंड संस्कृत क्लासिक्स। ठीक है। यूरोप में कौन कौन से? ग्रीक एंड लैटिन क्लासिक्स सिखाया जाता था, तो उसको एडुकेशन बोला जाता था यूरोप में। इंडिया में क्या सिखाया जाता था? पर्शियन एंड संस्कृत क्लासिक्स। नेक्स्ट, ग्रीक टेक्स्ट जो होते हैं वो किसने लिखे? एरिस्टोटल एंड प्लेटो।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडियन क्लासिक्स में क्या आती है, पंचतंत्र एंड मैथमेटिकल ट्रीटीज वर ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. In the region of Mughals in India, many Sanskrit classics such as the Ramayana, Mahabharata, Upanishads, etc. were translated into Arabic and Persian. तो क्या हुआ था, जब मुगल्स का शासन था हमारे इंडिया में, उस समय हमारी संस्कृत क्लासिक्स में जो लिखी गई थी रामायण, महाभारत, उपनिषद, ये सारी चीज़ों को अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था ताकि जो मुगल एम्परर्स हैं वो अच्छे से उसको पढ़ सकें. डिफरेंसेस क्या है, इन इंडिया मिडिल क्लास वॉज लिमिटेड टू अ फ्यू स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप, कायस्थ, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण. तो उस समय क्या था, जो मिडिल क्लास का ग्रुप हुआ करता था वो कुछ ही कास्ट में डिवाइड किया गया था. कौन कौन से, कायस्थ, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण. इन यूरोप ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स वर इंक्लूडेड इनटू दिस क्लास. और यूरोप में क्या होता था कि यही जो कास्ट ग्रुप्स हैं इसमें ऑक्यूपेशनल ग्रुप बनाया गया, मतलब ऑक्यूपेशन के हिसाब से ग्रुप बनाया गया था. लेकिन हमारे इंडिया में कास्ट के हिसाब से ग्रुप बनाया गया था. ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है. ठीक है, मिडिल क्लास में ये डिफरेंस है कि इंडिया में जब डेवलपमेंट हुआ तो इंडिया में कास्ट के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और यूरोप में ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया. ठीक है, इन इंडिया पीपल शोड नो स्पेशल इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स. इंडिया में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे साइंस और मैथमेटिक्स में, बट यूरोप में साइंस एंड मैथमेटिक्स नॉलेज वर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यूरोप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था साइंस एंड मैथमेटिक्स का नॉलेज होना. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है द रेनाइसेंस. इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे. अभी आप इतने के नोट्स आप लोग बना लेंगे.